Hello बच्चों and welcome to the wonderful world of economics. Yes बच्चों, today we are going to start one of the very important topic at SY BCom level, that is incidence of tax burden. अब ये जो वर्ड मैंने यूज़ किया इंसिडेंस ऑफ टैक्स बर्डन, अब यहाँ पे हमें ये वर्ड समझना है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंसिडेंस. नाउ जब ये टर्म यूज़ करते हैं इंसिडेंस, तो इसके साथ दो और वर्ड भी हम यूज़ करते हैं. नंबर 1 इम्पैक्ट और नंबर 2 शिफ्टिंग, नंबर 3 इंसिडेंस. ये टर्म्स जो हैं वो हम जनरली विद द टैक्स बर्डन के साथ हम कनेक्ट करते रहते हैं. तो क्या है ये वर्ड, दैट इज़ इम्पैक्ट. जब हम इम्पैक्ट की बात करते हैं तो इम्पैक्ट इज़ द इनिशियल टैक्स बर्डन, यानी फर्स्ट पॉइंट वेयर टैक्स मीट विद द पर्सन. यानी इम्पैक्ट यानी जिस पे हमने पहले टैक्स का बर्डन इम्पोज किया. इम्पैक्ट इज़ द फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे हमने टैक्स को इम्पोज किया. नाउ ये जब हम टैक्स का बर्डन इम्पोज करते हैं तो सम टाइम प्रोड्यूसर या दैट पर्सन के हाथ में रहता है कि ही कैन शिफ्ट दैट टैक्स का बर्डन. शिफ्ट कर सकता है, यानी से फॉर एग्जांपल एक प्रोड्यूसर ने सेल्स टैक्स भरा या जीएसटी टैक्स भरा. अब वो टैक्स का बर्डन ही कैन शिफ्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, वो शिफ्ट कर सकता है. इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड शिफ्टिंग. कभी कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, कभी कभी ये बर्डन फॉरवर्ड शिफ्ट नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, बैकवर्ड शिफ्टिंग. यानी वहाँ पे वो टैक्स का बर्डन जो है वो हम शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स द एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन. यानी जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, यानी हम क्या करते हैं, जहाँ से रॉ मटेरियल हम परचेस करते हैं उनको प्राइस जो है वो थोड़ा हम कम परचेस करने की कोशिश करते हैं, या लेबर की वेजेस हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं. यानी एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन की तरफ उस बर्डन को हम लोग पीछे शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं. और इंसिडेंस जब हम बात करते हैं तो इंसिडेंस यानी अल्टीमेट टैक्स बर्डन, यानी फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ द टैक्स, यानी जहाँ पे जाकर टैक्स फाइनली वो पर्सन पे कर देता है. अब जैसे हमने देखा कि अगर डायरेक्ट टैक्स है, अब इनकम टैक्स का इम्पैक्ट जिस पर्सन के ऊपर रहता है दैट पर्सन हैज़ टू पे दैट अमाउंट ऑफ टैक्स टू पब्लिक अथॉरिटीज़. यानी जो इम्पैक्ट आया और इंसिडेंस आया वो सेम पर्सन पे आया. लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता है. इनडायरेक्ट टैक्सेस में इम्पैक्ट और इंसिडेंस फॉल ऑन द डिफरेंट पर्सन, ऐसा रहता है. इम्पैक्ट जो रहता है उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं. इम्पैक्ट को हम शिफ्ट कर सकते हैं कब, जब पॉसिबल हो, जैसे हमने इनडायरेक्ट टैक्स में देखा. लेकिन इंसिडेंस जो फाइनल आपकी पॉइंट है, रेस्टिंग पॉइंट है टैक्स की, उसको हम कभी भी शिफ्ट नहीं कर सकते. जहाँ पे पॉइंट ऑफ इम्पोजिशन टैक्स है उसको हमने क्या कहा, इम्पैक्ट. लेकिन जहाँ पे फाइनल सोर्स ऑफ पेमेंट है उसको हमने क्या कहा, इंसिडेंस. ओके, तो इस तरह से ये तीन वर्ड जनरली यूज़ होते हैं बच्चों, जो हमने क्लियर किया. लेकिन इस चैप्टर में से, यानी ये जो SY BCom का चैप्टर है दैट इज़ अ शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन, यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो रहता है एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंसिडेंस ऑफ टैक्स. ये जो टैक्सेशन है इस पे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, जो आज हम सीखने वाले हैं इन अ वेरी इजी वे. एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज़ अवर मेन मोटो. हर चीज़ हम आसानी से धीरे धीरे एक्सप्लेन करते समझते आसान हो जाती हैं. और है इकोनॉमिक्स इतनी ईजी, जितना आप उसको अच्छी तरह से समझोगे आपके लिए लिखना बहुत आसान हो जाएगा. तो लेट्स सी कि ये जो इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन है वो कौन से फैक्टर से अफेक्टेड होता है. ना ये जो इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन है ये जनरली 4 फैक्टर से अफेक्टेड होता है. पहला रहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा रहता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तीसरा रहता है कॉस्ट के कंडीशंस, और चौथा रहता है मार्केट का स्ट्रक्चर. ये चारों फैक्टर्स हैं जो इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन को डिटरमाइन या इन्फ्लुएंस या अफेक्ट करते हैं. तो चलो वन बाय वन जो है वो हम डिस्कस करते हैं और विथ डायग्राम के साथ उसका जो इंसिडेंस है, इफ़ेक्ट है, वो हम देखने की, ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं. डायग्राम है, डरना नहीं, उल्टा डायग्राम वाले क्वेश्चंस इजीली हैंडल होते हैं.
अब जैसे हमने पहले कहा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जनरली जब हम बात करते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स, तो ये जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है, यानी जो आपने फाइनल सोर्स जहाँ से टैक्स कलेक्ट करते हो, तो यहाँ पे आपको टैक्स का बर्डन जो है ये शिफ्टेड होता है थ्रू सेल या परचेज ट्रांजैक्शन, इसके थ्रू होता है। या कभी कभी ऐसा होता है आपको प्राइस जो है वो चेंज करनी पड़ेगी, यानी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि टैक्स जो होगा वो थ्रू रेज द प्राइस आपको बढ़ा के उनसे वो टैक्स का जो बर्डन है वो कलेक्ट करना है। लेकिन ये जो आपका इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन है वो आपके इस इकोनॉमी में अफेक्ट होता है बाय द रिलेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि आपका डिमांड का इलास्टिसिटी लेवल क्या है, सप्लाई का इलास्टिसिटी लेवल क्या है, उस बेसिस पे टैक्स का बर्डन शिफ्ट होता है आइदर ऑन बायर या ऑन सेलर। नाउ जितनी ग्रेटर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा, जितनी इलास्टिसिटी डिमांड की ज़्यादा, लार्जर विल बी द इंसिडेंस ऑन सेलर, क्योंकि डिमांड बदल रही है, उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो बर्डन किधर ज़्यादा जाएगा, सेलर की तरफ। लेकिन अगर ग्रेटर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है तो लार्जर बर्डन किधर जाएगा, ऑन बायर। सिंपल सा लॉजिक, यानी ग्रेटर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लार्जर विल बी द इंसिडेंस ऑन सेलर। लेकिन ग्रेटर द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई तो लार्जर इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस विल फॉल ऑन बायर, उस पे जाएगा। तो ये तो हमने थियरी में किया, चलो हम वन बाय वन करते हैं। पहले हम देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम जनरली देखते हैं देयर आर 5 इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब पहले जैसे हम लोग लेते हैं फर्स्ट परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। हाँ, सपोज पहले हम लेते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में हम देखते हैं व्हेन स्लाइट और नो चेंज इन द प्राइस ब्रिंग इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस में हल्का सा चेंज या स्लाइट चेंज या नो चेंज, लेकिन वो आपके डिमांड को इनफाइनाइट लेवल पे यानी इन्फिनिटी लेवल पे बदल देता है, तो उसे हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जब ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मिलती है तो बच्चों इस समय हमारा जो डिमांड कर्व रहता है वो किस पोजीशन में रहता है? वो आपका रहता है आपका परफेक्टली इलास्टिक, यानी आपका हॉरिजॉन्टल शेप। आपका प्राइस जो है वो फिक्स हो जाता है ओपी। मैंने एक एल का फॉर्मेट लिया, एक्स एक्सिस पे आउटपुट दिखाया, वाई एक्सिस पे प्राइस हम दिखाएंगे, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड हो सप्लाई हो ये हम दिखाएंगे। पहला हम कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हम पहला क्या कर रहे हैं? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी, बराबर हम ये कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा? अभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो डिटरमाइन करेगी, इफ डिसाइड करेगी, इन्फ्लुएंस करेंगी ऑन द इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। ओके, नाउ अब हम देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है आपका? परफेक्टली इलास्टिक, यानी आपकी इकोनॉमी में स्लाइट चेंज या हल्का सा चेंज, नो चेंज इन प्राइस ब्रिंग इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो वो आपका डिमांड का हॉरिजॉन्टल शेप में रहता है जो पैरेलल रहता है एक्स एक्सिस के। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपका सप्लाई कर्व है ये हमने दिखाया एस एस इज द सप्लाई कर्व, लेकिन ये सप्लाई कर्व कैसे है? बिफोर टैक्स। ये है बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले का कर्व जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। ओके, अब सपोज टैक्स का बर्डन अभी आया नहीं है, सप्लाई कर्व ने डिमांड कर्व को कहाँ कट किया? यहाँ पे। आपका इक्विलिब्रियम लेवल डिसाइड हो गया ई, क्वांटिटी डिसाइड हो गया क्यू और प्राइस डिसाइड हो गई ओपी। ओके बच्चों, ये नॉर्मल सिचुएशन है। अब हमें देखना है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। नाउ सपोज टैक्स का बर्डन आया। जब टैक्स का बर्डन इम्पोज होता है तो जो सप्लाई कर्व है इट इज़ शिफ्टेड ऑन बैकवर्ड, वो पीछे की तरफ जाएगा। क्यों? जब आपके ऊपर इंसिडेंस ऑफ टैक्स यानी टैक्स का बर्डन गिरता है, प्राइस बढ़ेगा। जब प्राइस बढ़ेगा तो यू नो दैट प्राइस बढ़ने से आपकी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती है और प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ता है? सप्लाई कम। तो यही आपका जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्टेड हो गया बैक साइड, यानी पीछे की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड।
ये क्या हो गया, आफ्टर टैक्स, ये टैक्स के बाद हमारा जो सप्लाई कर्व है इट इज शिफ्टेड ऑन बैकवर्ड साइड। अब हमें नया इक्विलिब्रियम मिला यानी E1 लेवल पे, लेकिन इसकी वजह से आपने देखा आपकी क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई, रिड्यूस हो गई। अब ये टैक्स का बर्डन की वजह से ये सप्लाई कर्व पीछे गया, ये टैक्स का बर्डन है दैट इज E1। अब टैक्स का बर्डन उसकी वजह से ये सप्लाई कर्व पीछे गया, लेकिन प्राइस में इम्पैक्ट आया बच्चों, नहीं। अगर प्राइस बढ़ेगा तो कौन पे करेगा, बायर पे करेगा, लेकिन यहाँ पे तो प्राइस पे कोई इफेक्ट आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि डिमांड क्या है, परफेक्टली इलास्टिक। वो परफेक्टली इलास्टिक है, जब पूरी तरह से वो बदल जाएगी तो सेलर ने क्या किया, एंटायर टैक्स बर्डन इज बियर बाय सेलर। पूरा बर्डन सेलर ने अपने ऊपर ले लिया। टैक्स का बर्डन किसने पे किया, सेलर ने। तो वो सेलर के ऊपर पूरा एंटायर बर्डन यानी इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन किसके ऊपर गया, सेलर के ऊपर। इसके लिए मैंने कहा ग्रेटर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लार्जर विल बी इंसिडेंस फॉल ऑन द सेलर, वो सेलर के ऊपर जाएगा। तो सेलर ने क्या किया, पूरा एंटायर टैक्स का बर्डन इज बोर्न बाय सेलर। सेलर ने पे किया क्योंकि प्राइस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया। ये है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ओके, चलो अब देखते हैं सेकेंड टाइप, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। जब हम देखते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यानी यहाँ पे आपकी डिमांड बदलेगी नहीं। अब डेफिनेशन क्या कहता है बच्चों, डेफिनेशन कहता है व्हेन चेंज इन प्राइस ब्रिंग नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस का चेंज है लेकिन आपके डिमांड को बिल्कुल नहीं बदलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। व्हेन चेंज इन प्राइस bring no change in quantity demanded, it is called perfectly inelastic demand। अब फिर से मैंने ये L का फॉर्मेट लिया, लेकिन आपका जो perfectly inelastic demand है वो कैसे दिखाई देता है बच्चों, वो दिखाई देता है वर्टिकल शेप में, perfectly elastic horizontal शेप में, लेकिन perfectly inelastic वर्टिकल। यहाँ क्वांटिटी फिक्स है और यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं एक नॉर्मल सप्लाई कर्व। अब ये नॉर्मल सप्लाई कर्व है, सपोज इस तरह से हमें दिखाई दिया। ओके, ये है बिफोर टैक्स, ये टैक्स पे करने से पहले। अब हमें मिला ये इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम लेवल पे आपका प्राइस जो है वो फिक्स है P और क्वांटिटी है Q। नाउ सपोज देयर इज टैक्स का बर्डन। अब टैक्स का इंसिडेंस आ गया। अब टैक्स के इंसिडेंस की वजह से फिर से हम क्या देखेंगे, सप्लाई कर्व इज शिफ्टेड ऑन अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। ये कौन सा सप्लाई कर्व है, आफ्टर टैक्स। ये टैक्स के बाद प्रोड्यूसर ने सप्लाई कर्व को शिफ्ट कर दिया थोड़ा बैकवर्ड साइड, वो शिफ्ट हो गया। अब इस शिफ्ट होने की वजह से आप देख रहे हो आपका नया इक्विलिब्रियम लेवल मिला E1, लेकिन उस E1 लेवल पे आपका जो प्राइस लेवल है वो बढ़ गया। नया इक्विलिब्रियम मिला बच्चों, लेकिन आपका प्राइस जो है वो पहले OP था, अब प्राइस बढ़ गया। यानी ये पूरा टैक्स का बर्डन किस पे गया, बायर पे गया, क्योंकि प्राइस देखो बढ़ गई। जब प्राइस बढ़ जाती है तो प्राइस कौन पे करता है, कंज्यूमर, अल्टीमेट कंज्यूमर, बायर वही पे करता है। तो उसने पहले OP प्राइस पे वही चीज़ परचेस कर रहा था, अभी प्राइस जो है वो OP से OP1 हो गई। यानी इतना पूरा टैक्स का जो बर्डन था दैट इज P1 PE E1, ये पूरा टैक्स का जो बर्डन है इट इज़ फॉल ऑन द बायर। उसको प्रोड्यूसर ने बायर पर डाल दिया। पता है क्यों? बिकॉज देयर इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, क्योंकि डिमांड नहीं बदलेगी। आप प्राइस बढ़ाओगे तो भी बायर की मजबूरी है, वो परचेस करेगा। तो इसकी वजह से ड्यू टू इन इलास्टिक डिमांड यहाँ पे एंटायर टैक्स का बर्डन इज फॉल ऑन बायर, वो पूरा का पूरा बर्डन बायर पे गिरा। क्लियर बच्चों? तो दो इलास्टिसिटी हमने देखी, एक परफेक्टली इलास्टिक डिमांड व्हेन द चेंज स्लाइट चेंज इन प्राइस ब्रिंग
इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे एंटायर टैक्स बर्डन किस पे गया, सेलर पे। लेकिन दूसरा केस देखा, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, when change in price bring no change in quantity demanded, उसे हम कहते हैं perfectly inelastic demand। यहाँ पे entire टैक्स का बर्डन किसके ऊपर गिरा, बायर के ऊपर गिरा, क्योंकि बायर को ज़्यादा प्राइस पे करनी पड़ती है ड्यू टू पेमेंट ऑफ टैक्स। पूरा टैक्स का बर्डन किसके ऊपर गया, बायर के ऊपर। क्लियर बच्चों? नाउ अब चलते हैं आगे। अब थर्ड केस इलास्टिसिटी में देखते हैं। थर्ड केस जो है, इट इज़ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब जब हम कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है, तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड यानी इलास्टिसिटी इज मोर देन वन, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन वन। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है बच्चों, जहाँ पे चेंज इन प्राइस ब्रिंग मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। When change in price bring more than proportionate change in quantity demanded, यहाँ पे आपका जो डिमांड कर्व रहेगा वो कैसा रहेगा बच्चों, वो रहेगा आपका इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन, यानी फ्लैटर कर्व मिलेगा। कैसा रहेगा बच्चों, फ्लैटर। देखो आपका मेन डायग्राम डिमांड का इलास्टिसिटी वो ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है, हाउ यू ड्रॉ इट। तो मैंने देखा इस कर्व को, डायग्राम को फ्लैटर कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या दिखाया, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन वन, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन प्राइस ब्रिंग मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, लेकिन जो सप्लाई कर्व था वो इकोनॉमी में नॉर्मल था। सपोज ये था सप्लाई कर्व, ओके, उसने उसको इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट ई, तो यहाँ पे हमें मिला क्वांटिटी और हमें सामने मिला इसका प्राइस P। ओके, नाउ अब फिर से यहाँ इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो है वो हमें ऑब्जर्व करना है। जैसे ही टैक्स का बर्डन गया, तो टैक्स की बर्डन की वजह से फिर से हम देखेंगे जो ये सप्लाई कर्व है ये चला गया पीछे। अब ये सप्लाई कर्व ये है बिफोर टैक्स, जो पहला सप्लाई कर्व था, ओके, जहाँ पे इक्विलिब्रियम मिला। लेकिन ये है इक्विलिब्रियम नया आफ्टर टैक्स। हमें देखना है इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, आपको क्या मिला, E1। देखो E1 नया इक्विलिब्रियम। अब इस नए इक्विलिब्रियम पे हम डॉटेड ड्रॉ करते हैं। देखो डॉटेड, हमने डॉटेड लेवल पे नया क्वांटिटी Q1 आया और यहाँ पे भी हमें प्राइस का इफेक्ट दिखाई दे रहा है, दैट इज P1। ओके, थोड़ा हमें प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अब ये जो E1 है, यहाँ पे हमें दो पॉइंट है, दैट इज R और ये पॉइंट है T। ओके, मैंने दो अलग अलग पॉइंट देखा। अब देखो ये जो पूरा गैप हमें दिख रहा है, दिस इज द इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ये टैक्स का इंसिडेंस है जो हमें दिख रहा है। टैक्स की वजह से ये सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया अपवर्ड, बराबर। नाउ ये जो पूरा गैप है, यानी जो दोनों सप्लाई कर्व के बीच का गैप है, दैट इज द प्योर बर्डन ऑफ टैक्स। अब ये टैक्स का बर्डन बायर पे जाएगा, सेलर पे जाएगा, वही आपको डिसाइड करना है। जैसे हमने परफेक्टली इलास्टिक में देखा पूरा बर्डन गया आपके सेलर पे, परफेक्टली इन इलास्टिक में देखा ये दोनों के सप्लाई कर्व के बीच का गैप का बर्डन किस पे गया, बायर पे, यानी हाई प्राइस पे किया। अब यहाँ पे आपकी डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक है, तो यहाँ का जो बर्डन है देखो दो लोगों पे टूटा है, थोड़ा बायर पे गया है और ज़्यादा सेलर पे गया। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, वाई आई सेड सो। नाउ यहाँ पे जो आपका बर्डन है जो मैंने डॉटेड लाइन में दिखाया है, यानी ये पूरा बर्डन है, दैट इज E1T, ये पूरा बर्डन है। यानी आपका टैक्स का बर्डन अगर मैं इधर लेके आती हूँ तो यहाँ पे ये पूरा रेक्टेंगल जो है वो टैक्स का बर्डन है। लेकिन हम सिंपली जज करेंगे बाय द डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई का कर्व। ये पूरा टैक्स का बर्डन, ये पूरा टैक्स का बर्डन है E1T। इसमें थोड़ा बर्डन जो E1R है, ये E1R, ये जो बर्डन है किस पे है, ऑन बायर्स पे। ये बायर्स पे क्यों, क्योंकि ये प्राइस पे करा है, ये प्राइस का डिफरेंस है P1, ये बायर पे गया है। लेकिन नीचे का जो ये बड़ा बर्डन है दैट इज RT, ये जो बर्डन है वो किस पे है, ऑन सेलर। ये सेलर पे बर्डन है क्योंकि ये किस पे है, सप्लायर पे। देखो ये सप्लायर पे है,
ये सप्लाई पे आर टी, ये पूरा बर्डन किस पे है, सेलर पे। लेकिन प्राइस आपने कितना बढ़ाया, थोड़ा सा। देखो प्राइस बढ़ा सिर्फ इतना P1, तो थोड़ा बर्डन गया बायर पे, लेकिन बाकी का रेस्ट बर्डन किसने उठाया, सेलर ने। क्यों? क्योंकि ये कौन सा डिमांड था, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। जब इलास्टिक डिमांड है तो ज़्यादा बर्डन किस पे जाएगा, सेलर पे जाएगा। तो सेलर पे ज़्यादा बर्डन गया और थोड़ा बर्डन जो है वो बायर पे आया। तो इस तरह से हमें अलग अलग इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन दिखाई देता है, जो डिपेंड करता है आपकी मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस तरह की है। क्या परफेक्टली इलास्टिक है, क्या परफेक्टली इनइलास्टिक है, रिलेटिवली इलास्टिक है। अगर रिलेटिवली इलास्टिक है तो डायग्राम कैसे आया बच्चों, फ्लैटर आया। उसके बाद नॉर्मल सप्लाई का उसे हमें एक नॉर्मल इक्विलिब्रियम लेवल मिला। लेकिन जैसे ही टैक्स का बर्डन आया तो सप्लाई कर्व शिफ्टेड हो गया अपवर्ड। अब इसको हम जैसे ही हम डॉटेड करके देखते हैं तो थोड़ा प्राइस उसने बायर से ज़्यादा लिया, इसके लिए प्राइस का बर्डन थोड़ा बायर पे आया, यानी थोड़ा बर्डन बायर पे गिरा। दैट इज E1 R कहो या आप इसको P1 कहो, कुछ भी कहो, दोनों आपके लिए सेम है। जो ये बर्डन उस पर फॉल हुआ, और जो आपका RT है ये बर्डन किस पे गया, ऑन सेलर। तो इस तरह से रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में भी हमें इस तरह से इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन जो है वो हमें जज करते हुए दिखाई दिया। थोड़ा बर्डन किस पे गया, बायर पे, ज़्यादा बर्डन किस पे गया, सेलर पे। क्लियर बच्चों? अब हम देखते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, क्योंकि डायग्राम हम थोड़े बड़े लेते हैं सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड किस पे जो है वो टैक्स का बर्डन जो है वो गिरा है, यानी बर्डन किधर ज़्यादा से ज़्यादा फॉल हुआ है। लेट्स सी ओवर देयर। नाउ फिर से हम एक डायग्राम ले रहे हैं। अब रिलेटिवली इन इलास्टिक को हम लोग जज करेंगे। लेट्स सी, रिलेटिवली इन इलास्टिक जब हम कहते हैं तो रिलेटिवली इन इलास्टिक में आपको इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। ओके बच्चों, इलास्टिसिटी लेस देन 1 हमें दिखाई देती है। जब इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो यहाँ पे आपका डिमांड कर्व कैसा रहता है, स्टीपर। यहाँ आपका डिमांड कर्व कैसा था, फ्लैटर। अब डेफिनेशन ये कहता है व्हेन चेंज इन प्राइस ब्रिंग लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, उसे हम कहते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। अब ये रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड इस तरह से देखो, डीपर लिया मैंने, आपका डिमांड का वैसे गए, रिलेटिवली इन इलास्टिक स्टीपर लिया मैंने, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, बराबर। अब यहाँ पे आता है आपका नॉर्मल सप्लाई कर्व, मैंने नॉर्मल सप्लाई कर्व लिया। अब इस नॉर्मल सप्लाई कर्व ने उसको कट किया ई लेवल पे। अब ये क्वांटिटी आ गया और ये प्राइस हमारा फिक्स हो गया, लेकिन ये है बिफोर टैक्स। ओके, नॉर्मल हमें इक्विलिब्रियम लेवल मिला। अब देख रहे हो, ये देखो दोनों में कंपैरिजन हम करके देख रहे हैं। तभी हमने कहा जब हमारा डिमांड इलास्टिक है तो आपका स्केल का पोजीशन कैसा होना चाहिए, फ्लैटर। लेकिन जैसे डिमांड इन इलास्टिक लेवल पे आती है तो स्केल कैसा होना चाहिए, स्टीप, स्टीपर दिखना चाहिए। जैसे स्लाइड्स कैसे होती हैं डीप, वैसे स्लाइड्स की तरह आपने उसको डीप लिया। अच्छा, सप्लाई कर्व ने कट किया तो इक्विलिब्रियम लेवल मिला, ओ क्यू क्वांटिटी, और प्राइस फिक्स हो गई ओ पी। नाउ जैसे ही इंसिडेंस ऑफ टैक्स आएगा तो टैक्स की वजह से फिर से आपका जो सप्लाई कर्व है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी आफ्टर टैक्स ये हमें मिलेगा। अब ये देखो इक्विलिब्रियम मिला नया इधर। अब ये नया इक्विलिब्रियम मिला, आप फिर से उसको डॉटेड लेवल पे लेके आओ तो यहाँ मिला Q1 क्वांटिटी कम, क्योंकि जब आपका टैक्स जाता है, टैक्स पड़ने से प्राइस हाई हो जाता है, तो प्राइस हाई पे हमेशा क्वांटिटी डिमांड कम हो जाता है। इसके लिए आप बार बार देख रहे हो क्वांटिटी कम डिमांड हो रही है, लेकिन यहाँ पे आप देखो प्राइस का बर्डन देखो बढ़ गया, अब प्राइस ज़्यादा। अब यहाँ पर भी मैं ले रही हूँ R और यहाँ ले रही हूँ T, लेकिन यहाँ देखो प्राइस का बर्डन कितना है, ज़्यादा, जबकि इलास्टिक में बर्डन था थोड़ा, लेकिन यहाँ बर्डन दिख रहा है ज़्यादा। तो ये जो बर्डन है दैट इज़ P1 कहो
या इवन आर कहो, ये दोनों बर्डन किस पे गया? ऑन बायर, क्योंकि बायर ने ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे किया, तो इट इज़ मोर बर्डन ऑन बायर। ये मोर बर्डन है बायर पे, मोर बर्डन ऑन बायर। लेकिन सेलर पे बर्डन थोड़ा गया, स्लाइट बर्डन गया, दैट इज आर टी। इट इज़ द स्मॉल और लेस बर्डन। थोड़ा बर्डन जो है वो किस पे गया? ऑन सेलर। क्यों? क्योंकि हमारा डिमांड क्या था? रिलेटिवली इनइलास्टिक। जब डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है तो आपके सेलर पे कम बर्डन और बायर पे बर्डन ज़्यादा शिफ्ट होता है, वहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो आता है। तो फाइनल इंसिडेंस जो है टैक्सेशन का, इफ़ द डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक तो मोर बर्डन विल फॉल ऑन बायर एंड लेस बर्डन विल फॉल ऑन सेलर। क्लियर बच्चों? तो ये थे 4 इलास्टिसिटी। पहला परफेक्टली इलास्टिक देखा। परफेक्टली इलास्टिक में हॉरिजॉन्टल शेप था, जिसमें टैक्सेशन के बाद जब इंसिडेंस आया तो एंटायर बर्डन सेलर ने बियर किया। दूसरा हमने देखा परफेक्टली इनइलास्टिक था, जिसमें हमने देखा कि जब इंसिडेंस ऑफ टैक्स आया तो एंटायर बर्डन उसने धकेल दिया बायर पे, तो बायर से उसने पूरा का पूरा बर्डन वसूल कर लिया। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड था तो थोड़ा बर्डन बायर पे, ज़्यादा बर्डन सेलर पे। लेकिन रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड था तो ज़्यादा बर्डन बायर पे, थोड़ा बर्डन सेलर पे। अब जो फिफ्थ हमें दिखाई देता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यहाँ पे लॉजिक क्लियर है। जब हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में बच्चों हम क्या देखते हैं? व्हेन चेंज इन प्राइस ब्रिंग एग्जैक्टली सेम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। जितना चेंज प्राइस में उतना ही चेंज आपके डिमांड में, तो उसे हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब इस डायग्राम को, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहते हैं। ये बाइसेक्टर डिमांड का भी रहता है, जो एंटायर मार्केट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे बर्डन भी इक्वल जाएगा, यानी इक्वल बर्डन ऑफ टैक्सेशन, यानी इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन फॉल इक्वली ऑन बायर एंड सेलर, यानी आधा बर्डन बायर पे, आधा बर्डन सेलर पे। तो इसके लिए डायग्राम से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर बच्चों? तो ये था पहला इंसिडेंस, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें 4 डायग्राम्स आपके रहेंगे। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड और रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। क्लियर बच्चों? तो ये था पहला फैक्टर जिसका इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन हमने ऑब्जर्व किया। अब देखेंगे दूसरा फैक्टर, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। खाली ध्यान ये देना है कि जब आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ले रहे हो, अगर डिमांड का इलास्टिसिटी है तो डिमांड के कर्व को इलास्टिसिटी का शेप दो। जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परफेक्टली इलास्टिक था तो हॉरिजॉन्टल, परफेक्टली इनइलास्टिक था तो वर्टिकल, रिलेटिवली इलास्टिक था तो फ्लैटर शेप, रिलेटिवली इनइलास्टिक था तो स्टीपर शेप। यानी डिमांड की इलास्टिसिटी है तो डिमांड कर्व को फोकस करो। अगर डिमांड कर्व आपका राइट तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका इफेक्ट, आपका इंसिडेंस, आपका डायग्राम आपको क्लियरली एक्यूरेट दिखाएगा। ओके बच्चों? तो चलो बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में भी हम वैसे ही डायग्राम को वापस डिस्कस करेंगे। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में जब हम देखेंगे तो फिर से वैसे ही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जैसे हमने डिमांड में देखा, वैसे ही यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में पहला फर्स्ट हम देखते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। पहला क्या देखेंगे? परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। तो देखो बच्चों, अब यहाँ डेफिनेशन भी आपको ध्यान से देना। पहले हमने कहा था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, लेकिन अभी हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। तो डेफिनेशन क्या कहता है? व्हेन स्लाइट चेंज इन प्राइस ब्रिंग इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी
सप्लाई, डिमांड नहीं बोलना है, क्वांटिटी सप्लाई इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। तो जब परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है तो पहले तो आपका सप्लाई का वो वैसे दिखना चाहिए, हमने ऐसे डिमांड निकाला था बच्चों। अब आपको पहले क्या निकालना है, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ध्यान से देखना है बच्चों, ये मेन है कि आपका डायग्राम की शुरुआत सही होनी चाहिए। उसने कहा परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई किस तरह से, व्हेन अ स्लाइट चेंज या नो चेंज इन प्राइस ब्रिंग इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, उसे हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। अब यहाँ पर डिमांड का आपका नॉर्मल रहेगा, डिमांड का नॉर्मल रहेगा। अब जब डिमांड का नॉर्मल है तो बट नेचुरल इक्विलिब्रियम हमें मिल गया, यहाँ पे हमारी क्वांटिटी डिसाइड हो गई और ये प्राइस है। लेकिन ये जो हमारी परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है ये है बिफोर टैक्स, ये क्या दिख रही है, बिफोर टैक्स। ओके बच्चों, अब फिर से देखना है हमें इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। अब टैक्स का बर्डन आया, अब जब टैक्स का बर्डन आया तो सप्लाई क्या है, परफेक्टली इलास्टिक। अगर सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है तो यही सप्लाई का अपवर्ड लेवल पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी S1 ये क्या है, आफ्टर टैक्स। ये टैक्स के बाद आपका डायग्राम जो है S1 जो है वो परफेक्टली इलास्टिक शेप में अपवर्ड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। इससे आप देख रहे हो आपका जो नया इक्विलिब्रियम लेवल है डिमांड का पे वो मिलेगा, एंड यू विल सी दैट क्योंकि टैक्स का बर्डन आया है तो टैक्स की बर्डन की वजह से प्राइस तो बढ़ने वाली है, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम होगी, क्योंकि हाई प्राइस पे कम क्वांटिटी डिमांड होती है, क्योंकि कंज्यूमर अब कभी भी अपना डिमांड पैटर्न नहीं बदलता है, वो हाई प्राइस पे कम चीज़ें डिमांड करता है, लो प्राइस पे ज़्यादा डिमांड करता है। जैसे टैक्स का बर्डन आया, चीज़ें कॉस्टली हो गई तो डिमांड कम हो गई। लेकिन आपने देखा ये पूरा टैक्स का बर्डन किस पे गया, ये पूरा का पूरा बर्डन जो है फॉल हुआ ऑन बायर, क्योंकि प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई। पहले प्राइस थी OP, अब प्राइस हो गई POP1। अब पूरा जो बर्डन है दैट इज कौन सा बर्डन, दैट इज PP1 बर्डन कहो या ये पूरा EE1 कहो, ये पूरा टैक्स का बर्डन है। ये किस पे फॉल हुआ, एंटायर टैक्स बर्डन फॉल ऑन बायर, ये बायर पे पूरा टैक्स बर्डन फॉल हुआ। तो इस तरह से मेन डायग्राम करेक्ट, आपकी एक्सप्लेनेशन करेक्ट। तो पहला इलास्टिसिटी परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में देखा, जिसमें बिफोर टैक्स परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई हॉरिजॉन्टल शेप में था। जैसे ही टैक्स का बर्डन गिरा, क्योंकि सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक थी, इसके लिए आफ्टर टैक्स का अभी वो अपवर्ड शिफ्ट में हुआ, नया इक्विलिब्रियम मिला, लेकिन प्राइस बढ़ गई तो वो प्राइस का बर्डन किस पे गया, पूरा का पूरा बायर पे शिफ्ट हुआ। तो इस तरह से एंटायर टैक्स बर्डन, जो आप PP1 भी कह सकते हो या EE1 भी कह सकते हो, कोई भी आप कह सकते हो, तो पूरा का पूरा बर्डन जो है बच्चों वो किस पे गया, इट इज़ फॉल ऑन द बायर। क्लियर बच्चों, तो ये था परफेक्टली इलास्टिक। अब हम देखेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक। अब जब हम देखते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक तो यहाँ पे आपको किस तरह से दिखाई देता है, लेट्स सी। अब जब हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक तो थोड़ा आप उसके डेफिनेशन को याद करने की कोशिश करो बच्चों। कहता है पूरी तरह से नहीं बदलने वाली सप्लाई, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। जब परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई है तो इस लेवल पे हम देखते हैं जो सप्लाई कर्व है वो वर्टिकल शेप में रहता है। ये है परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0। करेक्ट। डेफिनेशन क्या कहता है, व्हेन चेंज इन प्राइस ब्रिंग नो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, सप्लाई को बदलेगा ही नहीं, सप्लाई नहीं बदलेगी, परफेक्टली इनइलास्टिक है, नहीं बदलेगी तो पोजीशन सेम है। अब जब सप्लाई बदलेगी नहीं तो नॉर्मल डिमांड कर्व पहले देखो, ये नॉर्मल डिमांड कर्व है। अब इस नॉर्मल डिमांड कर्व पे हमें क्या मिला, इक्विलिब्रियम,
और ये रहा आपकी प्राइस। ओके, नाउ ये आपका सप्लाई कर्व है। अब सपोज यहाँ पे इंसिडेंस ऑफ टैक्स आया भी, सपोज देयर इज अ इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, तो हमने क्या कहा यहाँ पे, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, सप्लाई नहीं बदलेगी। जब सप्लाई नहीं बदलेगी तो पूरा टैक्स का बर्डन किस पे आया, पूरा का पूरा बर्डन किस पे आया, सेलर पे आया। इन इलास्टिक सप्लाई है, जब इन इलास्टिक सप्लाई है, आपने यहाँ पर टैक्स का बर्डन डाला तो वो बर्डन कहीं पे शिफ्ट हुआ नहीं, सप्लाई विल रिमेन कांस्टेंट, सेम सप्लाई है, सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं आया। तो जब सप्लाई में कुछ चेंज ही नहीं आ रहा है, इट विल रिमेन इन इलास्टिक, नहीं बदलेगी, तो एंटायर टैक्स का बर्डन विल बियर बाय सेलर, वो पूरा का पूरा बर्डन किस पे गया, सेलर पे गिरा। जब हमने परफेक्टली इलास्टिक देखा तो उस कंडीशन में पूरा बर्डन किस पे गया, बायर पे, लेकिन इन इलास्टिक है तो बदल ही नहीं सकता है सप्लाई, तो पूरा बर्डन किस पे गया, ऑन सेलर। तो इस तरह से इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो, उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आपकी इलास्टिसिटी है, वैसा ही आपको उसमें दिखेगा। क्लियर बच्चों? तो ये था परफेक्टली इन इलास्टिक। कैसा था ये, व्हेन चेंज इन प्राइस ब्रिंग नो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, ऐसे केसेस में इफ देयर इज एनी इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, एंटायर टैक्स बर्डन इज बियर बाय सेलर, पूरा का पूरा बर्डन जो है, क्योंकि प्राइस बढ़ा नहीं, कॉमन फंडा याद रखो बच्चों, प्राइस बढ़ा मतलब बायर पे करेगा, प्राइस पे कुछ भी असर नहीं हुआ तो बायर क्यों पे करेगा, यानी सेलर के ऊपर पूरा बर्डन फॉल हुआ है। तो यहाँ प्राइस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, यानी एंटायर बर्डन किस पे गया है, एंटायर बर्डन फॉल ऑन सेलर। क्लियर बच्चों? तो चलो ये था परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। अब आते हैं रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। नेक्स्ट देखते हैं, जब हम देखते हैं रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई, अब ध्यान देना, उसने कहा है रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई, यानी देयर इज मोर चेंज इन सप्लाई व्हेन द चेंज इन प्राइस ब्रिंग मोर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, आपकी सप्लाई को ज़्यादा बदलता है। जब आपके सप्लाई को ज़्यादा बदलता है, यानी आपका जो सप्लाई कर्व है वो कैसा होना चाहिए, फ्लैटर। आपका सप्लाई कर्व कैसा होना चाहिए बच्चों, फ्लैटर, यानी फ्लैटर पोजीशन में दिखना चाहिए। ये S1 कौन सा है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1, क्योंकि फ्लैटर पोजीशन मैंने दिखाया था। अब उस पर दिखाया मैंने डिमांड कर्व जो नॉर्मल है, राइट। अब इस डिमांड कर्व ने उसको कट किया, इक्विलिब्रियम मिला, यहाँ पे नॉर्मल क्वांटिटी मिली और यहाँ पे मेरा प्राइस फिक्स हो गया। ओके, अब हम देखना चाहते हैं उसका इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। पहले तो इलास्टिसिटी कौन सी है, दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, इसके लिए ये ग्रेटर देन 1 है, यानी हमारा डेफिनेशन क्या कहता है, व्हेन चेंज इन प्राइस ब्रिंग more change in quantity supply, यानी more than proportionate change in quantity supply, that is called relatively elastic supply। अब जब incidence of taxation आएगा तो यही आपका जो डायग्राम है पैरेलली, यानी ऊपर चला जाएगा S1, क्योंकि यहाँ पे है बिफोर टैक्स, ये टैक्स से पहले है, बिफोर टैक्स। लेकिन टैक्स के बाद जब हम देखते हैं आफ्टर टैक्स, जब हम देखते हैं तो चलो डायग्राम को थोड़ा क्लियर कर देते हैं। आफ्टर टैक्स हम देखते हैं, लेट्स सी, हमें नया इक्विलिब्रियम मिला। अब ये नया इक्विलिब्रियम लेट्स सी किस तरह से अफेक्ट करता है Q1। अब आपका प्राइस जो है इस पे इफेक्ट आया है P1, और यहाँ है हमारा सपोज R और ये T। अब ये बर्डन देख रहे हो दोनों पे गिरा है, क्योंकि रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है, और जब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड रहता है तो ज़्यादा बर्डन किस पे गया, आपका बायर पे, उसने बायर पे ज़्यादा इफेक्ट दिखाया, और आपका जो सेलर है, यानी आपका जो सेलर है उस पे इफेक्ट कम आएगा, यानी कम टैक्स का बर्डन फॉल होगा किस पे, सेलर पे, ज़्यादा किस पे आएगा, आपके बायर पे। देख रहे हो प्राइस उसने बढ़ा दिया, प्राइस बढ़ गया,
यानी आपका बायर पे करेगा। प्राइस का इम्पैक्ट बढ़ा यानी बायर ही विल पे द मोर टैक्स का बर्डन, तो वो ज़्यादा टैक्स का बर्डन जो है वो पे करेगा, लेकिन सेलर जो है वो थोड़ा टैक्स का बर्डन पे करेगा। तो इस तरह से ये जो है दैट इज P1 या E1R, कोई भी नाम दे सकते हो, E1R लिखो या P1 कहो। ये किसके ऊपर है? ये है बर्डन ऑन बायर, क्योंकि प्राइस का बर्डन मतलब बायर पे, और नीचे जो सप्लाई पे बर्डन आ रहा है दैट इज RT, इट इज़ द बर्डन ऑन सेलर, ये सेलर पे बर्डन जा रहा है। तो इस तरह से जब आपका बर्डन टैक्स की वजह से बढ़ा और अगर आपकी सप्लाई रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई, वो सप्लाई जल्दी बदल रहा है यानी वो किसके ऊपर ज़्यादा बर्डन डालेगा? इलास्टिक सप्लाई है तो किसके ऊपर बर्डन डालेगा? वो डालेगा बायर के ऊपर ज़्यादा और अपने ऊपर बर्डन कम डालेगा। तो उसके लिए सेलर पे कम बर्डन गया, लेकिन बायर के ऊपर उसने ज़्यादा, बाय रेजिंग द प्राइस उसने बर्डन उधर ज़्यादा डाल दिया। तो इस तरह से रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। क्लियर बच्चों? फोर्थ, रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई। अब अगर इलास्टिक थी तो ये फ्लैटर कर्व था, लेकिन अगर इन इलास्टिक अगर हम लोग लेते हैं तो कर्व कैसा जाएगा? फ्लैट जाएगा यानी स्टीपर जाएगा। तो लेट्स सी कैसे दिखाई देगा, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में आपको डायग्राम मेन है, आप डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हो बच्चों, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। नाउ अब हम देख रहे हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई। पहले तो L का फॉर्मेट, ओके, YOX, ओके, यहाँ पे हमने ड्रॉ किया। अब हम जब देखते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई, तो पहले तो डेफिनेशन देखो, व्हेन चेंज इन प्राइस ब्रिंग लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, उसे हम कहते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई। ये सप्लाई का डायग्राम कैसे रहेगा बच्चों? ये थोड़ा फ्लैट रहेगा, देख रहे हो ऐसे रहता है। जबकि जब हमने रिलेटिवली इलास्टिक निकाला था तो कैसे निकाला था? मैंने इस तरह से निकाला था, ये फ्लैट था, ये थोड़ा स्टीपर है। आप कंपैरिजन देख सकते हो, ये आपका इलास्टिसिटी सप्लाई क्या है? ग्रेटर देन 1 है, लेकिन ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है? लेस देन 1। इसके लिए ये स्टीपर पोजीशन पे गया। फिर हम ले रहे हैं नॉर्मल डिमांड का। नॉर्मल डिमांड का उन्हें उसको कट किया इक्विलिब्रियम प्राइस पे, क्वांटिटी डिसाइड हो गई Q और प्राइस डिसाइड हो गई P। ये जो है दैट इज़ बिफोर टैक्स, ये बिफोर टैक्स है। लेकिन जैसे टैक्स का बर्डन आया, जैसे टैक्स का बर्डन आता है तो जो ये सप्लाई कर्व है इसी शेप में पैरेलल पीछे की तरफ चला जाएगा। जब ये पीछे की तरफ चला जाएगा तो यू विल सी दैट हमें नया इक्विलिब्रियम E1 मिलेगा एंड यू विल सी दैट, देखो इम्पैक्ट ही सामने दिखेगा आपको Q1। आप ये डायग्राम खुद भी ड्रॉ करके देखोगे, इट विल बिकम ईजी टू डिसाइड कि किसके ऊपर बर्डन ज़्यादा जा रहा है। अब देखो ये छोटा सा गैप यानी P1 या E1R, ये किस पे गया? लेस बर्डन, किस पे? ऑन बायर। बायर पे थोड़ा ही बर्डन गया, क्यों? क्योंकि रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई था, सप्लाई ज़्यादा नहीं बदलेगी, थोड़ी बदलेगी, इन इलास्टिक था तो थोड़ा बर्डन उसने बायर पे टैक्स का डाल दिया। लेकिन आप देख रहे हैं ज़्यादा बर्डन, देखो नीचे की तरफ ज़्यादा गैप है, तो RT जो है ये जो बर्डन है, इट इज़ द मोर बर्डन ऑफ टैक्स, मोर बर्डन ऑफ टैक्स ऑन सेलर, वो सेलर पे ज़्यादा गया। तो इस तरह से हमने दोनों बर्डन जज किए, दैट इज़ अगर वो रिलेटिवली इलास्टिक है तो उसने ज़्यादा बर्डन बायर पे डाला, रिलेटिवली इन इलास्टिक है तो ज़्यादा बर्डन सेलर ने अपने ऊपर लिया, रिलेटिवली इन इलास्टिक है तो ज़्यादा बर्डन सेलर के ऊपर, मोर बर्डन, थोड़ा बर्डन किसके ऊपर गया? बायर के ऊपर गया। यानी आपके मार्केट में इलास्टिसिटी आपके टैक्सेशन का जो इफ़ेक्ट है, इंसिडेंस है, उसको डिसाइड करने में हेल्प करती हैं। और लास्ट अगर हम देखें यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई,
यहाँ पे आपको फिर से डायग्राम निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई यानी व्हेन चेंज इन प्राइस ब्रिंग एग्जैक्टली सेम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। तो यहाँ पे बर्डन ऑफ टैक्सेशन यानी इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन फॉल इक्वली अमंग द बायर्स एंड सेलर। आधा टैक्स का बर्डन बायर पे, आधा टैक्स का बर्डन ऑन सेलर पे। तो इस तरह से आपने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी समझ लिया। तो किस तरह से हमारा क्वेश्चन ये था कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। कौन से फैक्टर्स हैं जो टैक्सेशन के इंसिडेंस पे अलग अलग इफेक्ट करते हैं, यानी टैक्स का बर्डन किधर जाएगा, बायर पे, सेलर पे, कम, ज़्यादा, इक्वली या बिल्कुल नहीं। तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करते हैं ये फैक्टर्स, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हमने देखा कि 5 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थे, जिसमें परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, चारों देखे। लेकिन यूनिटरी में हमने डायग्राम नहीं निकाला, क्योंकि इक्वल बर्डन डिवाइड होता है। सिमिलरली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसमें भी हमने 4 डायग्राम निकाले, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड सप्लाई, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई और रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई। बाकी यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई इसका डायग्राम नहीं निकाला, क्योंकि इसमें फिर से इक्वली बर्डन फॉल होता है अमंग द बायर्स एंड सेलर। आधा बर्डन बायर पे, आधा सेलर पे। तो इस तरह से 8 डायग्राम इधर हो गए। ओके, अब हम बढ़ते हैं और फैक्टर्स। अब आपको लगेगा कि मैम क्या इतना बड़ा क्वेश्चन है ये? ना, ये क्वेश्चन पूरा एक साथ कभी नहीं आता है, कभी नहीं आता है। इसके लिए टोटली रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि ये फैक्टर्स हैं जो हम करने वाले हैं विथ डायग्राम। लेकिन इन चारों में से कोई भी दो फैक्टर्स वो आपको देंगे, या आइदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कॉस्ट के कंडीशंस या मार्केट के स्ट्रक्चर। तो इन चारों में से कोई भी दो आपको देंगे जो आपको विथ डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है। बाकी पूरा क्वेश्चन वो आपको नहीं देने वाले। हाँ, हम एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यू शुड नो कि कौन से फैक्टर्स इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन पे इफेक्ट करते हैं। तो लेट्स सी, 2 तो हमारे ऑलरेडी हो गए कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आवर इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन पे। नाउ अब हम देखेंगे तीसरा फैक्टर, वो है हमारे कॉस्ट के कंडीशन। अब जनरली बच्चों आपने किया है, आपने कॉस्ट के कंडीशंस 3 देखे हैं, और वो तीनों कॉस्ट के कंडीशन क्या है? इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन यानी लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। कॉस्ट कम होगी यानी रिटर्न बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी यानी आपकी रिटर्न डिमिनिशिंग होगी, और कांस्टेंट कॉस्ट यानी कांस्टेंट रिटर्न। तो ये लॉज आपने देखे हैं। तो कभी कभी लॉन्ग रन में हमें ये दिखाई देता है, जनरली इन द लॉन्ग रन जो है वो हमारे जो प्रोडक्शन पैटर्न्स हैं, दे आर जनरली फॉलो ऑल द कॉस्ट के कंडीशन, यानी कभी इंक्रीजिंग कॉस्ट होती है, कभी डिक्रीजिंग कॉस्ट होती है, कभी कांस्टेंट कॉस्ट रहती है। तो अगर ऐसा कंडीशंस हमें लॉन्ग रन में दिखाई दिया तो उसमें भी इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन का इफेक्ट जो है वो बायर पे वैसे ही अफेक्ट करेगा। तो चलो हम पहले देखते हैं, दैट इज इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन। जब हम इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन कहते हैं, व्हेन द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूसिंग अंडर इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन, तो ऐसे सिचुएशन में हम जनरली ऑब्जर्व करते हैं कि आपका जो सप्लाई कर्व है बच्चों, इट इज स्लोपिंग अपवर्ड। सप्लाई कर्व इज स्लोपिंग अपवर्ड। तो जब भी आपका इंक्रीजिंग कॉस्ट रहता है, एस ये हमें मिला, तो ये है इंक्रीजिंग कॉस्ट, ये इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन है, और ये भी है बिफोर टैक्स। मैंने क्लियर आपको बता दिया, इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन है, इसके लिए ये बिफोर टैक्स इट इज स्लोपिंग अपवर्ड। अब हम ले रहे हैं नॉर्मल डिमांड कर्व। हमने नॉर्मल डिमांड कर्व देखा, वी गॉट द इक्विलिब्रियम, हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन मिला, क्वांटिटी Q और प्राइस P इज फिक्स्ड। ओके, फिक्स्ड हो गया। अब
अब इस इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन में सपोज अगर टैक्स का इफेक्ट आया, इंसिडेंस आया, तो फिर से आपका जो सप्लाई कर्व है इट इज़ शिफ्टेड अपवर्ड, वो पीछे की तरह चला जाएगा। यानी ये है आफ्टर टैक्स। ये आफ्टर टैक्स के बाद आपको ये S1 का कर्व हमें अपवर्ड पोजीशन पे दिखाई देगा। नाउ यू विल सी दैट आप देख रहे हो एक नया इक्विलिब्रियम पोजीशन वी आर गेटिंग इट, और एट दैट लेवल इफ़ यू ऑब्जर्व इट अगेन लेस क्वांटिटी इज डिमांडेड। क्यों? क्योंकि कुछ बर्डन तो बायर पे गया ही है, दैट इज P1, वो उस पे गया है। और फिर से हम यहाँ पे नाम लिखेंगे R और यहाँ T। नाउ अब ये जो इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन है, अब वो इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन में मैंने नॉर्मली सप्लाई कर्व इस तरह से अपवर्ड पोजीशन में दिखाया, लेकिन ये डिपेंड भी करता है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का पैटर्न क्या है। यानी इट इज़ मोर इलास्टिक, इट इज़ लेस इलास्टिक, उस पर भी ये बर्डन जो है इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो है इट विल बी डिसाइडेड। तो इसके लिए वो बर्डन कभी जाएगा बायर पे ज़्यादा, कभी सेलर पे ज़्यादा। लेकिन आपको सिर्फ इतना ही दिखाना है कि व्हेन देयर इज अ इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन, तो इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन में सप्लाई कर्व इज स्लोपिंग अपवर्ड, और जैसे टैक्स का कंडीशन आएगा तो यू विल गेट द न्यू इक्विलिब्रियम। यहाँ पे बर्डन ऑफ जो है आपका पूरा टैक्स का इट इज़ फॉल इन टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, दैट इज़ P1 या E1 R। ये किस पे है? ये है बर्डन ऑन बायर। ये बायर पे बर्डन है क्योंकि प्राइस बड़ा है बच्चों, तो ये पूरा बर्डन किस पे गया है? बायर पे। चाहे आप P1 कहो या E1 R कहो, ये बर्डन बायर पे गया है। लेकिन जो नीचे का बर्डन है दैट इज़ RT, ये बर्डन गया है ऑन सेलर, क्योंकि बर्डन पे सेलर जो है वो भी इसका कुछ हिस्सा जो है वो अपने ऊपर ले लेता है। तो जैसे इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन में अगर प्रोडक्शन हो रही है तो उस समय सेलर कुछ हिस्सा टैक्स का अपने ऊपर बियर करेगा और कुछ हिस्सा जो है वो बायर से वसूल करेगा। तो इस तरह से बर्डन ऑफ जो टैक्स है, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन है ड्यूरिंग द इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन या डिमिनिशिंग रिटर्न के समय, द बर्डन विल फॉल ऑन बोथ, सम बर्डन पार्शियल बर्डन ऑन बायर एंड रेस्ट ऑफ द बर्डन ऑन सेलर। इस तरह से दोनों जो बर्डन है वो टैक्स का आपस में वो बांट के ले लेते हैं, और वो डिपेंड करता है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इंक्रीजिंग कॉस्ट के समय क्या है। क्या वो मोर इलास्टिक है, लेस इलास्टिक है, तो बर्डन मोर और लेस डिसाइड होता है। अदरवाइज आपको इतना डिटेल नहीं जाना है, आपको सिर्फ ये बताना है कुछ हिस्सा बायर पे भी जाएगा और कुछ हिस्सा जो है वो सेलर पे भी फॉल होगा। क्लियर बच्चों? ये है इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन। क्या है ये? इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन। अब आते हैं डिक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन। अब जब हम देखते हैं डिक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन, तो डिक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन में हमें जनरली क्या दिखाई देगा, लेट्स सी। जब हम डिक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन लेते हैं तो डिक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन में जो आपका सप्लाई कर्व है, पहले तो मैंने इसको L शेप में ले लिया, YOX। पहले तो मैं निकालूं कि डिक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन। अब देखो ये डिक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन, इसमें सप्लाई जो कर्व है इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड। फिर एक नॉर्मल डिमांड कर्व, देखो ये नॉर्मल डिमांड कर्व है क्योंकि डिमांड कर्व भी स्लोपिंग डाउनवर्ड ही रहता है, डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड। और सप्लाई कर्व जो है वो भी डिक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन में है, ये है डिक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन, कॉस्ट कंडीशन, और वो भी क्या? बिफोर टैक्स, टैक्स पे करने से पहले। लेकिन अगर टैक्स का बर्डन आया तो टैक्स की वजह से ये कॉस्ट बढ़ेगी, और ये कॉस्ट बढ़ेगी तो ये डायग्राम अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब जब हम पहले थे जहाँ पे उसने कट किया था वहाँ इक्विलिब्रियम था E, एंड यू विल सी दैट आपका प्राइस है P। ओके, जब हम पहले इसको देख रहे थे तो उस समय था प्राइस P, लेकिन जैसे ही आपके टैक्स का बर्डन आया आप देख रहे हो आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया E1 पे, और वो पूरा का पूरा बर्डन की वजह से आपकी क्वांटिटी भी कम हो गई और आपका प्राइस लेवल भी बढ़ गया।
प्राइस लेवल पे भी इफेक्ट आ गया, यानी वो पूरा एंटायर बर्डन किस पे गया, वो पूरा बर्डन किस पे गया, मैक्सिमम बायर पे ज़्यादा गया। तो इस तरह से जब हम डिक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशंस देखते हैं बच्चों, तो डिक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन में बच्चों को थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है कभी कभी, क्योंकि डायग्राम जो है वो डिक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन में इट इज़ स्लोपिंग डाउनवर्ड, वो डाउनवर्ड पोजीशन में जाते हैं। तो ये डायग्राम हम फिर से हम एक बार प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। लेट्स सी, देखो हमने क्या लिया, लेट्स सी, पहले एक नॉर्मल डिमांड कर्व ले लो, ओके, ये नॉर्मल डिमांड कर्व हमने ले लिया, ओके। फिर आप ले लो डिक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन है, देखो ये एस, ये डिक्रीजिंग कॉस्ट, क्या लिखा हमने, डिक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन बिफोर टैक्स, बराबर, ओके बच्चों। पहले नॉर्मल डिमांड कर्व निकाला, फिर आपका सप्लाई कर्व निकाला जो डिक्रीजिंग कॉस्ट है, यानी रिटर्न्स बढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न है। हमें क्या मिला बच्चों, हमें मिला इक्विलिब्रियम। पहले तो क्वांटिटी डिसाइड करो और सामने उसका प्राइस डिसाइड कर लो, ठीक है। अब आया टैक्स का बर्डन, अब जैसे टैक्स का बर्डन आएगा तो ये डायग्राम पैरेलल ऊपर चला जाएगा, क्योंकि टैक्स आपके कॉस्ट को बढ़ा देगा, तो ये चला जाएगा ऊपर। अब मिला नया इक्विलिब्रियम, ये इवन, ये क्या मिला, आफ्टर टैक्स, ये हमें टैक्स के बाद मिला, बराबर। देखो डायग्राम हमने फिर से ड्रॉ किया, ऐसी प्रैक्टिस आपको रखनी है। मतलब डायग्राम जब आप इस तरह से आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो तो सिर्फ लेक्चर सुनना नहीं है, बीच बीच में वीडियो पॉज करके आप भी डायग्राम ड्रॉ करके देखो कि जैसे मैम ने ड्रॉ किया है क्या मुझे भी आ रहा है, क्योंकि आपको डायग्राम के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। डायग्राम करेक्ट, एक्सप्लेनेशन करेक्ट, तो आपका डायग्राम करेक्ट होना चाहिए। तो देखो नया इक्विलिब्रियम मिला, जैसे ही टैक्स बढ़ा आपकी क्वांटिटी बढ़ी, तो क्वांटिटी कम हो गई, क्यों, क्योंकि प्राइस बढ़ गई। प्राइस बढ़ने से कम क्वांटिटी डिमांड होती है, क्योंकि कस्टमर अपना रूल कभी नहीं तोड़ेगा। तो यू विल सी दैट, आप देख रहे हो ये पूरा टैक्स का बर्डन है, ये पूरा देखो, ये पूरा टैक्स का बर्डन है, टैक्स का बर्डन है इतना, लेकिन कस्टमर पे गया है P1 ज़्यादा, यानी जितना टैक्स था उससे भी ज़्यादा बर्डन उसने कस्टमर से चार्ज कर लिया। तो उसने कस्टमर से टैक्स का बर्डन है, जो गैप है बिटवीन दीज टू सप्लाई कर्व, यानी ये जो S1 के बीच का गैप है, इतना बर्डन जाना चाहिए था, लेकिन उसने कस्टमर से ज़्यादा जो है वो पूरा का पूरा टैक्स का बर्डन ओवरलोडेड कर दिया है। तो समटाइम ऐसा इफेक्ट भी दिखाई देता है, ही इज़ एंजॉइंग द इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट इफ देयर इज एनी इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, तो ही फॉल द एंटायर बर्डन ऑफ टैक्स ऑन द बायर। पूरा बर्डन तो डाल दिया, लेकिन उससे भी ज़्यादा बर्डन उसने उस पर डाल दिया। तो इस तरह से डिक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन के समय वी विल सी दैट ज़्यादा, देखो इससे भी थोड़ा ज़्यादा बर्डन जो है वो आपके बायर पे आ गया, क्योंकि बायर के ऊपर अगर बर्डन इतना ही होता था तो ये टैक्स का बर्डन है, लेकिन ये तो पूरा बर्डन है, यानी सप्लाई कर्व से भी ज़्यादा है, तो बायर इज़ फेसिंग मोर बर्डन ऑफ टैक्स, तो उसके ऊपर प्राइस का बर्डन ज़्यादा है अंडर डिक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन। क्लियर। तो पहला देखा इंक्रीजिंग कॉस्ट, देन देखा डिक्रीजिंग कॉस्ट। इंक्रीजिंग कॉस्ट के समय सप्लाई कर्व इज स्लोपिंग अपवर्ड, डिक्रीजिंग के समय सप्लाई कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड। और तीसरा हम देखेंगे कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन। जब हम देखते हैं कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन, तो कांस्टेंट के समय हमें किस तरह से दिखाई देता है बच्चों, कांस्टेंट के समय वी विल फाइंड इट, जब हम कहते हैं कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन है, ओके, तो उस समय आपका सप्लाई कर्व किस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से कांस्टेंट है, ये है कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन बिफोर टैक्स, टैक्स पे करने से पहले। और नॉर्मल डिमांड कर्व पहले ले लो, नॉर्मल डिमांड कर्व ले लिया, एक नॉर्मल डिमांड कर्व ने डिसाइड कर दिया इक्विलिब्रियम लेवल, क्वांटिटी डिसाइड हो गई, ओके, और ये प्राइस भी डिसाइड हो गई, ओके। अब इस कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन पे आपका प्रोडक्शन में कोई भी
कमोडिटी जो है व्हेन इट इज़ प्रोड्यूस्ड अंडर द कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन, तो सप्लाई कर्व इस तरह से हॉरिजॉन्टल शेप हमें लेता है। नाउ व्हेन देयर इज अ इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, अगर टैक्स का बर्डन आया तो क्योंकि प्रोडक्शन कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन में हो रही है तो सप्लाई का उसी कांस्टेंट शेप में अपवर्ड चला जाएगा S1 S। याद है हमने इस तरह से परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में भी देखा था। तो ये है आफ्टर टैक्स, ये आफ्टर टैक्स के बाद ये कर्व ऊपर चला गया तो हमें नया इक्विलिब्रियम किस लेवल पे मिला, E1। अब जब इस तरह से आपको मिला तो आप देख रहे हो क्वांटिटी की डिमांड कम हो गई लेकिन प्राइस बढ़ गया, यानी एंटायर टैक्स का बर्डन किस पे गया, बायर पे गया, क्योंकि पूरा उसने बायर से ले लिया। पूरा का पूरा टैक्स का बर्डन कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन में जो टैक्स का बर्डन आया, एंटायर टैक्स बर्डन फॉल ऑन बायर, बायर पे गया। तो इस तरह से एंटायर टैक्स का बर्डन ऑन कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन इज फॉल ऑन बायर, वो बायर पे गया। तो इस तरह से 3 कॉस्ट के भी कंडीशंस हैं जो अफेक्ट करते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन को। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो लॉन्ग रन में हमेशा इस तरह से टैक्स के बर्डन को अफेक्ट करता रहता है। सम टाइम इट फॉल ऑन बायर्स, कभी सेलर, इस तरह से हमें दिखाई देता है। अगर कांस्टेंट है तो आपने देखा वो ज़्यादा से ज़्यादा किस पे गिरा, मोस्टली इट इज़ फॉल ऑन बायर। अगर वो डिमिनिशिंग है तो वो तो बायर पे टैक्स से भी ज़्यादा बर्डन जो है वो लेके आता है। तो इस तरह से लॉन्ग रन में कांस्टेंट या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन वो भी आपके टैक्स के इंसिडेंस को अफेक्ट करते। क्लियर बच्चों? अब आते हैं फाइनल फैक्टर दैट इज मार्केट का स्ट्रक्चर। अब मार्केट का स्ट्रक्चर भी आपके टैक्स के इंसिडेंस को अफेक्ट करते हैं, यानी यहाँ पर भी इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन बायर और सेलर के बीच में अफेक्टेड होता है ड्यू टू नेचर ऑफ मार्केट प्रिवेल इन द इकोनॉमी। अब से फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं, पहला मार्केट है परफेक्ट मार्केट कंडीशन। अब जनरली बच्चों आपको क्या दिखाई देता है इस परफेक्ट मार्केट कंडीशन में? परफेक्ट मार्केट कंडीशन में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर, और वो इतने लार्ज रहते हैं कि नो वन कैन इन्फ्लुएंस ऑन एनीवन। यहाँ पे ईच बायर एंड सेलर इज द प्राइस टेकर बट नॉट द प्राइस मेकर, बराबर ये होता है। लेकिन वो प्राइस जो है वो डिटरमाइन होती है और उसके बाद उस मार्केट में किस तरह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, वो अफेक्ट करता है, यू नो इट। अब देखो सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि इट इज़ वेरी शॉर्ट पीरियड का मार्केट, अगर ऐसा है तो उसमें सप्लाई हम देखते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक है, बदलेगी ही नहीं, तो उस हिसाब से टैक्सेशन का इंसिडेंस जाएगा। अगर शॉर्ट पीरियड है तो रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है तो इस हिसाब से इफेक्ट जाएगा। और अगर लॉन्ग पीरियड है जब हम देखते हैं फिर तो आपको मालूम है मार्केट इलास्टिक रहता है, फिर उस तरह से इम्पैक्ट जाएगा। तो आपका परफेक्ट मार्केट में जनरली हम देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जैसा नेचर रहेगा वैसा बर्डन यानी इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन जो होगा इट विल बी फॉल ऑन आइदर ऑन बायर और ऑन सेलर, जो हम अभी अभी कर चुके हैं। लेकिन दूसरा मार्केट रहता है मोनोपोली। अब मोनोपोली ऐसा मार्केट है जहाँ पे सिंगल सेलर पूरे मार्केट में रहता है विथ नो क्लोज सब्सटीट्यूट। उस मार्केट में कोई क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है, सिंगल सेलर है बट इज मेन लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, और ही जो मेन सेलर रहता है दैट पर्सन हैव द कंट्रोल ओवर एंटायर मार्केट सप्लाई एंड ही इज द प्राइस मेकर, वो प्राइस मेकर है एंड ही विल ट्राई टू एंजॉय द मैक्सिमम प्रॉफिट एंड ही विल ट्राई टू डिसाइड इट आउटपुट जब तक मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि इसमें वो डिसाइड करता रहता है। अब जब हम मोनोपोली का सिचुएशन देखते हैं तो मोनोपोली में इंसिडेंस ऑफ टैक्स 2 लेवल पे दिखती हैं बच्चों। अब जब हम मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में, परफेक्ट मार्केट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है क्योंकि परफेक्ट मार्केट में यूनिफॉर्म प्राइस जो है वो डिटरमाइन हो जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं मोनोपोली मार्केट की तो मोनोपोली मार्केट में जनरली हम देखते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्स का इंसिडेंस। एक रहता है एक स्पेसिफिक टैक्स
उस स्पेसिफिक टैक्स का यानी यूनिट वाइज जब टैक्स आपकी प्रोड्यूसर पे करता है तो उसका इफेक्ट किस तरह से दिखाई देता है हम वो देखेंगे। और अगर लमसम टैक्स प्रोड्यूसर पे करता है तो उसका इफेक्ट कैसे दिखाई देता है। तो पहला देखेंगे दैट इज इंसिडेंस ऑफ अ टैक्स यानी स्पेसिफिक टैक्स। अगर वो स्पेसिफिक टैक्स है, पहला स्पेसिफिक टैक्स वो हमें दिखाई देता है, यानी जैसे हम सेल्स टैक्स भरते हैं, पर यूनिट हमने पे किया, उस हिसाब से अगर हम पे करते हैं तो किस तरह से हमें उस मोनोपोली सिचुएशन में दिखाई देता है। अब मोनोपोली सिचुएशन में जनरली जब हम ऑब्जर्व करते हैं बच्चों, तो वी ऑब्जर्व इट कि एक मोनोपोली हमेशा अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू करता है अप टू द इक्विलिब्रियम लेवल, जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। और जो आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, एमसी कर्व जो है, वो इंटरसेक्ट करेगा एमआर को फ्रॉम बिलो। याद है, ये हमने इक्विलिब्रियम की सिचुएशन एफवाई लेवल पे भी की थी। यहाँ पे भी हम जब स्पेसिफिक टैक्स का इम्पैक्ट देखते हैं बच्चों, तो सिमिलर दिखाई देता है। अब इस इम्पैक्ट में जनरली हम देखते हैं कि सपोज इस तरह का हमें टैक्स का इंसिडेंस हमें दिखाई देता है, दैट इज़ एक स्पेसिफिक टैक्स है। और यहाँ पे हम कोशिश करते हैं एक प्रोड्यूसर एम आर इज इक्वल टू एम सी, इस लेवल पे वो अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखना चाहता है। ओके नाउ, अब यहाँ पे हम देखते हैं जब मोनोपोली मार्केट सिचुएशन है तो यहाँ पे सपोज ये एवरेज रेवेन्यू, ओके, एवरेज रेवेन्यू यानी आपका ये प्राइस का, यानी आपका ये डिमांड का, ये आपको दिखाई देता है। ओके, और फिर दिखाई देता है हमें मार्जिनल रेवेन्यू, ये एम आर का। ओके नाउ, ये एक मोनोपोली सिचुएशन है, राइट। अब सपोज जो एम सी कर्व है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, इट इज स्लोपिंग अपवर्ड। ये इस तरह से एम सी कर्व जो है, एम सी कर्व ये स्लोपिंग अपवर्ड है। अब एम सी ने एम आर कर्व को इधर इंटरसेक्ट किया, क्या मिला बच्चों, इक्विलिब्रियम। अब इस इक्विलिब्रियम पे हम क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर। याद है आपको, हमने लास्ट ईयर ऐसे मोनोपोली के चैप्टर में देखा। फिर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो एवरेज रेवेन्यू कर्व को इंटरसेक्ट करता है, और यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं प्राइस लेवल इन द मार्केट। यहाँ पे हमारे मार्केट में प्राइस लेवल डिसाइड हो जाती है। सपोज प्राइस इज पी एम, ये प्राइस डिसाइड हो गए। यहाँ मार्केट में ओ पी प्राइस जो है वो डिसाइड हो गए। नाउ जब हम इस तरह से आपके मोनोपोली मार्केट में एक स्पेसिफिक टैक्स है यानी पर यूनिट टैक्स आती है, तो उसमें जहाँ एमसी को एमआर को कट करता है वहाँ इक्विलिब्रियम डिसाइड हो गया, इस लेवल पे क्वांटिटी हो गई, और इस लेवल पे आपकी प्राइस जो है वो डिसाइड हमें मिल जाती है। नाउ जब सपोज अब इस मार्केट में आपका टैक्स जो है, ये एमसी कर्व है बिफोर टैक्स, ये बिफोर टैक्स हमें दिखाई देता है। लेकिन अगर सपोज टैक्स इम्पोज हो गई तो उस टैक्स इम्पोज होने के बाद ये कर्व जो है उस टैक्स को दिखाई देगा, यानी मार्जिनल कॉस्ट विल इंक्रीज, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो देखो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ गई, और इस मार्जिनल कॉस्ट कर्व ने एमआर कर्व को, एमसी कर्व ने एमआर कर्व को इधर कट किया, यहाँ इक्विलिब्रियम मिला E1। अब यहाँ से मैं डॉटेड में निकालूंगी और यहाँ से मैं टच करूँगी किसको, एवरेज रेवेन्यू को। अब देखो एवरेज रेवेन्यू को टच किया, जब एवरेज रेवेन्यू को टच किया तो आप देख रहे हो प्राइस बढ़ गई P1, क्योंकि मोनोपोली कभी भी जब भी आपके प्रोडक्शन को वो कंटिन्यू करता है तो मोनोपोली को पता है कि अगर स्पेसिफिक पर यूनिट टैक्स है तो जो टैक्स का बर्डन आएगा वो टैक्स का बर्डन वो किस पे शिफ्ट करेगा, ऑन बायर्स, बाय रेजिंग द प्राइस। वो प्राइस बढ़ा देगा, पर यूनिट प्राइस बढ़ा देगा। जो भी उसने सेल्स टैक्स बढ़ा वो उसने कॉस्ट ऑफ दैट कमोडिटी में ऐड कर दिया, यानी प्राइजेस में रैप कर दिया और बायर से ले लिया, यानी अल्टीमेट इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन फॉल ऑन द बायर, वो बायर पे गिरा। तो इस तरह से उसने क्या किया, जहाँ पे एम आर इज इक्वल टू एम सी, वो रोल पे उसने अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू किया। अब जैसे ही आपका कॉस्ट बढ़ा, यानी आफ्टर टैक्स जब उसका कॉस्ट बढ़ा तो उसका एमसी कर्व शिफ्टेड टू अपवर्ड, और फिर हमने जब परपेंडिकुलर निकाला तो हमें नया आपको प्राइस लेवल जो हायर था पहले से
वो पहले से हायर प्राइस मिला, यानी टैक्स का इंसिडेंस किस पे गया बच्चों, इट इज़ फॉल ऑन बायर। तो इस तरह से स्पेसिफिक टैक्स में भी हम देख रहे हैं कि मोनोपोली जो है ही विल ट्राई टू रिकवर दैट इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन फ्रॉम द बायर। अब हम देखते हैं लमसम टैक्स, लास्ट फाइनल डायग्राम जो हम इस चैप्टर का देख रहे हैं कि क्या होता है जब एक लमसम टैक्स एक प्रोड्यूसर भरता है। जब हम लमसम टैक्स की बात करते हैं बच्चों, तो जनरली हम पता है क्या बात कर रहे हैं, ये वो टैक्स होती है जो जनरली हम नेट प्रॉफिट पे करते हैं, बराबर। जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट, बाद में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ मिलता है नेट प्रॉफिट। उस नेट प्रॉफिट पे हम क्या पे करते हैं, टैक्स। तो वो पे टैक्स जो है वो सेलर को तो कंपल्सरी पे करनी होती है, या सपोज लाइसेंस फी है वो भी प्रोड्यूसर को पे करनी पड़ती है। तो ये लमसम टैक्स है। जब इस तरह की लमसम टैक्स एक प्रोड्यूसर पे करता है तो उसका इम्पैक्ट कैसा होता है बच्चों, चलो फाइनल वो भी देख लेते हैं कि किस तरह से हमें दिखाई देता है। जब हम लमसम टैक्स की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे हमें किस तरह से दिखाई देता है, यू विल सी दैट यहाँ पे हम देखते हैं तो प्रोड्यूसर जो है वो अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू करता है विथ ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ, जितने भी फैक्टर एजेंट्स हैं उनको वो यूटिलाइज करके प्रोडक्शन को कंटिन्यू करता रहता है। एंड टिल देन, जब तक उसका टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट जो है वो इक्वल नहीं होता रहता है, टिल देन ही विल गो ऑन कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को इस तरह से प्रोड्यूस करता ही रहता है और इस तरह से हमें मिलता है टोटल कॉस्ट, जो मिनिमम यहाँ एफ लेवल से स्टार्ट होती है और वो अपनी अपनी प्रोडक्शन को इस तरह से कंटिन्यू प्रोड्यूस करता रहता है। नाउ अब टोटल रेवेन्यू, जो टोटल रेवेन्यू है वो भी यहाँ से ही जो हमें स्टार्ट होते हमें दिखाई देती है, क्योंकि टोटल रेवेन्यू में हम देखते हैं कि जब आपकी यूनिट्स को जैसे जैसे सेल किया जाता है वैसे वैसे ही विल स्टार्ट गेटिंग द रेवेन्यू, उसे रेवेन्यू मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर उसका ज़ीरो आउटपुट सेल है तो उसका जो रेवेन्यू होगा वो भी ज़ीरो ही रहता है। तो ये आपका ओरिजिन से स्टार्ट होता है, इस तरह से जाएगा और इस तरह से उसका टोटल रेवेन्यू कर्व हमें दिखाई देता है। अब ये टोटल रेवेन्यू कर्व है और ये है टोटल कॉस्ट कर्व जो हमें दिखाई देता है। अब जो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट कर्व है, इसमें जनरली हम देखते हैं कि ऐसी कुछ एरियाज जहाँ पे दो पैरेलल टेंजेंट लाइंस जो हमें दिखाई देती हैं, यानी ये एक ऐसा गैप, जैसे से फॉर एग्जांपल ये आर पॉइंट ले रही हूँ, ये मैं सपोज सी पॉइंट ले रही हूँ, ऐसे मैंने एक पॉइंट करके कंसिडर किया। जब इस पॉइंट पे हम कंसिडर कर रहे हैं तो वी विल सी इट, यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे नहीं आके यहाँ पे हमें मिल रहा है, ये रहा आपकी क्वांटिटी। ये एक ऐसी पॉइंट है जहाँ पे हमने देखा, ये एक ऐसी पॉइंट जहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन आर एंड सी मैक्सिमम है, मैक्सिमम, यानी टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम है। दिस इज द प्रॉफिट विच इज अर्नड बाय अ बिजनेसमैन, जो एक बिजनेसमैन अर्न कर रहा है। नाउ अगर सपोज इंसिडेंस ऑफ टैक्स आता है, ये टोटल कॉस्ट कब है, ये है बिफोर टैक्स, ये टैक्स से पहले। लेकिन अगर सपोज उसके ऊपर लमसम टैक्स कोई आ गया, जैसे हमने कहा इनकम टैक्स उसको पे करनी है या लाइसेंस फी उसको पे करनी है, तो फिर क्या होता है, यहाँ से यही टैक्स का बर्डन, देखो सेम टैक्स का बर्डन, ये टैक्स का बर्डन हम दिखाएंगे पैरेलल जाता है, दैट इज TC1। ये क्या है, आफ्टर टैक्स, ये हमें दिखता है आफ्टर टैक्स, ये टैक्स के बाद हमें दिखा। तो आपने देखा ये सपोज C था तो इसको मैंने लिया C1, तो ये गैप जो था वो आपके प्रॉफिट का रिड्यूस हो गया। यानी जो प्रोड्यूसर पहले इतना प्रॉफिट अर्न कर रहा था, हम देख रहे थे पहले वो इतना प्रॉफिट दैट इज RC प्रॉफिट अर्न कर रहा था, लेकिन क्योंकि टैक्स का बर्डन आ गया तो उसका इतना प्रॉफिट रिड्यूस हो गया और ये पूरा का पूरा बर्डन किस पे गया, प्रोड्यूसर पे गया। तो पूरा बर्डन ऑफ टैक्स यानी लमसम टैक्स इट इज़ बियर बाय
सेलर, ये बर्डन को वो शिफ्ट नहीं कर सकता। हाँ, स्पेसिफिक टैक्स था जो हमने पहले देखा, उसमें उसने जो बर्डन जो था वो उसने शिफ्ट कर दिया। जैसे हमने देखा ये जो बर्डन था, अगर स्पेसिफिक टैक्स था उसमें हमने देखा ये एवरेज रेवेन्यू था, ये मार्जिनल रेवेन्यू था, ये एमसी का था, लेकिन बिफोर टैक्स था, ये टैक्स के पहले था। जहाँ कट किया इक्विलिब्रियम आया, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एवरेज रेवेन्यू को टच किया तो प्राइस मिला पीएम जिसको मैंने कहा। लेकिन अगर टैक्स का बर्डन आया और टैक्स के बर्डन की वजह से आपका मार्जिनल कॉस्ट बढ़ा, दैट इज आफ्टर टैक्स, तो उसकी वजह से फिर यहाँ नया इक्विलिब्रियम मिला, तो फिर यहाँ पे मैंने उसको डॉटेड करके ऊपर ले लिया, यहाँ मिला मुझे M1 और यहाँ मिला P1। तो ये जो पूरा गैप है वो किस पे ट्रांसफ़र हुआ पर यूनिट? बायर पे, क्योंकि प्राइस बढ़ा है बच्चों। जब प्राइस बढ़ता है यानी बायर पे बर्डन शिफ्ट हो रहा है, आप उनसे प्राइस ज़्यादा ले रहे हो, यानी टैक्स आप पे करके इंसिडेंस किस पे डाल रहे हो? बायर पे। लेकिन जब लमसम टैक्स आता है तो लमसम टैक्स जो हम नेट प्रॉफिट पे करते हैं, लाइसेंस फी है, दिस बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू बायर्स। ये बर्डन हम बायर पे शिफ्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये आपके डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसे बर्डन ऑफ टैक्सेशन यानी इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन जो है बहुत से फैक्टर से अफेक्टेड होता है। इट मे बी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इट मे बी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, या आपके कॉस्ट के कंडीशन जो इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन है, जिसको हमने इंक्रीजिंग क्या कहा था? इंक्रीजिंग कॉस्ट यानी डिमिनिशिंग रिटर्न्स, डिक्रीजिंग कॉस्ट यानी इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन, या हमारे मार्केट के स्ट्रक्चर, परफेक्ट मार्केट या मोनोपोली। लेकिन मोनोपोली में दो तरह की टैक्स, एक होता है इंसिडेंस ऑफ स्पेसिफिक टैक्स और दूसरा होता है इंसिडेंस ऑफ लमसम टैक्स। लमसम है तो उसमें आपका कोई भी बर्डन ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन अगर स्पेसिफिक टैक्स है, जैसे सेल्स टैक्स भरा हमने, कोई स्पेसिफिक टैक्स भरा, तो दैट बर्डन विल बी शिफ्टेड टू अ फाइनल अल्टीमेट बायर। तो ये है एंटायर चैप्टर जो हमें बताता है शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन विथ सो मैनी फैक्टर्स एंड वेरियस डायग्राम्स, जो आपको भी इजीली समझ के ड्रॉ भी करना है बच्चों। ओके, तो ये आप रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर निभाना, और अलग से रफ जो भी आपके सामने नोटबुक है उस पर ये डायग्राम आपको ज़रूर ड्रॉ करके देखना है, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस यू नेवर ड्रॉ द डायग्राम यू नेवर जज कि वेयर द इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन इज फॉल, बायर की सेलर, डिसीजन कैसे लोगे, तो इसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, if you like this video you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes which is given in a very easy way, the link is given in the description box. Thank you.